अगर उसको अच्छे से रट लिया जाए तो डेफिनेटली हम लोगों का ना आंसर्स बन जाएगा बहुत सारे, 2 से 3। तो उसी को हम लोग आज देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी नदियां, कौन कौन सी रिवर बहती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो रिवर का जो सिस्टम है, नदी का जो प्रवाह तंत्र ये ग्रेविटेशन को, गुरुत्वाकर्षण को फॉलो करता है ना। अब कौन फोर्स करेगा कि ग्रेविटेशन से जो वाटर ऊपर से आया, आइस के मेल्ट होने से, ग्लेशियर के मेल्ट होने से पिघल के पानी नीचे आया, ओशन पे तक जाएगा, तो उसके लिए जो रास्ता बनता है वो रास्ता रिवर तो बनाती नहीं है, कुछ जगह पे रिवर भी बनाती है और कुछ जगह पे वो ऑलरेडी एक पाथ बना हुआ है उसी को फॉलो करती है ना। तो 2 ही तरीका है, या तो नदी जो है या रिवर जो है अपने किसी ऑलरेडी पाथवे है उसको फॉलो कर रही या तो रिवर अपना खुद का पाथवे बना देती है ना। 2 ही तरीका होता है। तो इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिवर है इंडिया की, ये किस तरीके की हैं और उसको कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कैसे इसका वर्गीकरण करना है, सो दैट हम लोग ये समझ सके कि गंगा नदी गोदावरी से कैसे अलग है ना। हिमालय का जो रिवर है, हिमालय की जो नदियां हैं, वो पेनिनसुला की जो प्रायद्वीप की नदियों से कैसे अलग है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंडिया में या वर्ल्ड में पीने के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए जो पानी यूटिलाइज होता है वो फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है ना। कोई ओशियन का वाटर को तो यूटिलाइज करता नहीं है कि नहीं। तो मतलब यही पानी जो है सारे इंडस्ट्रीज को हेल्प करने वाला है, यही जो पानी है, और यही पानी किसान को भी हेल्प करने वाला है और यही पानी हमारे भी डेली के यूज के लिए आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं आज के क्लास में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में इतनी सारी रिवर्स दिखती हैं जिसपे से हर एक, कहीं पे भी मैं पॉइंट करूं तो उस पर एक यूपीएससी या पीएससी का क्वेश्चन है ना। ये ऐसा है, ये जो मैप है उसमें कहीं पे भी मैं पॉइंट करूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। तो हम लोग पूरा नॉर्थ से साउथ तक जितनी रिवर्स हैं उसको 1 बाय 1 करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको ओवरडोज कर देंगे, आज ही के आज सारा रिवर हो जाए, वैसा नहीं करेंगे। जो है हम लोग ऊपर से, ये जो इंडस रिवर दिख रही है, सिंधु नदी जो दिख रहे हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले हम लोग थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, अपवाह तंत्र होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास में जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि फ्लड इसलिए आया क्योंकि जो नाली है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी और इसके कारण से जो पानी है, एक्सेस वाटर है, वो बह नहीं पाया, है ना, जिसके कारण से रोड में पानी जमा हो गया। हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, निकासी तंत्र अच्छा नहीं है, हम लोग ये बोलते हैं, है ना, ये अच्छा नहीं है करके। तो यमुना रिवर का पानी रोड में आ गया और रोड का पानी यमुना नदी में जाना, कौन सा ज्यादा बेटर है? रोड का पानी यमुना में जाना। बट अपोजिट हो जाता है, यमुना रिवर का पानी रोड में आ जाता है ना। मतलब डेफिनेटली देयर इज अ फ्लॉ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस सिस्टम में, इस ड्रेनेज सिस्टम में। या तो हम लोग अनसाइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने नदियों और नालों को बनाया है जिसमें ग्रेविटी को फॉलो ना करते हुए आर्टिफिशियली बस नाली बना दिया है। जब ज्यादा पानी होगा तो बह जाएगा, नहीं होगा तो वहीं पर रुका रहेगा, है ना। एक तो फ्लो होना चाहिए ना, किस साइड से जाना है। जैसे यहाँ पे ही देखो, रायपुर में एक एरिया है जिसका नाम है दलदल सिवनी, है ना यहाँ पे। उसका नाम क्यों पड़ा दलदल सिवनी? हाँ, लद्दी था, दलदल था, है ना, मार्शी एरिया था। तो दलदल इसलिए था क्योंकि वो रायपुर का ऐसा एरिया है जहां पे नेचुरली पानी ज्यादा जमा होता है ना, नेचुरली ज्यादा पानी ज्यादा जमा होता है। अब वहां पे भले सेटलमेंट कर लो, पर कितना भी सेटलमेंट करोगे तो वहां पे पानी तो आना ही है वहां पे, है ना। अब वहां पे नाली ऐसा बनाओ जो उससे नीचे गड्ढा करते हुए निकले, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उस जगह का सबसे लोएस्ट एरिया है। अब मैं नाली ऐसे तो बनाऊंगा तो कैसे जाएगी पानी, है ना, तो नाली मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है ना, कि किस तरीके से मैंने बहाव बनाया
ताकि पानी नेचुरली बहे, बिना किसी इंटरफेरेंस के वो बहना चाहिए, है ना। किसी का मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस उसका रास्ता क्लीन रखो, वो एक इंपॉर्टेंट काम है कि रास्ता क्लीन होना चाहिए, मतलब नाला साफ रहना चाहिए, तभी तो आगे बहेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में बहुत सारी छोटी और बड़ी नदियां हैं, बहुत सारे बड़े रिवर्स एंड छोटे रिवर्स हैं इंडिया का जो अफवाह तंत्र में। इसमें से बहुत सारे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम है जो इंडिया के इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इंडिया जब बन रहा था उस समय से ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे मैं बोलूं, ये जो इंडस रिवर है ना, सिंधु नदी जिसको बोल रहे हैं, या गंगा नदी है, ये उस समय से जब हिमालय भी नहीं था, ये उस समय से है जब हिमालय नहीं था। हिमालय बाद में बनाया, नदियां पहले से थी। पर जबकि गोदावरी कृष्णा को देखोगे तो पहले पेनिनसुला बना, पहले वो जो पठार है नीचे का ये बना, है ना, और उसके बाद गोदावरी कृष्णा कावेरी आई। तो एक तो बेसिक डिफरेंस दिख रहा है। कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो कि बहुत पहले से हैं, जो कि हम लोग जानते भी नहीं कि उस समय वहां पे तिब्बत से आता होगा वो, क्योंकि हिमालय तो था नहीं, तो वहां से आता होगा। पर जाता कहाँ होगा? तो जाता कहाँ होगा उसको, इसके लिए अगर एक सी का नाम याद होगा तो उसका नाम है टेथिस सी करके। टेथिस का एक सागर था। तो उस समय ये गंगा का मैदान, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ये सब नहीं था, बंगाल ये सब नहीं था। उस जगह पे जो हरा हरा दिख रहा है, इसके जगह एक सी था जिसका नाम है टेथिस सी। हाँ, इसकी जगह एक सी था, सागर था, जिसका नाम था टेथिस सी। और हिमालय नहीं था तो तिब्बत से आती थी नदियां। हिमालय नहीं था तो हिमालय के ऊपर में ये क्या है, ये जो दिख रहा है तिब्बत, है ना। तो वहां से नदियां आती थी और कहाँ जाती थी? टेथिस में जाती थी। नॉट ओनली दिस, ये जो अरावली है, अरावली से भी जो नदियां हैं वो जाती थी टेथिस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से नदी जो है अपने आप में एक इवोल्यूशन का एक बोलना चाहिए कि हिस्ट्री है खुद में, है ना। इवन नॉट ओनली इवोल्यूशन का, सिविलाइजेशन का भी, सभ्यता का भी हिस्ट्री है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वो पहले सिंधु रिवर थी तभी तो सभ्यता बनी ना। इंडस था तभी तो ये बने। और इंडस नहीं होता तो हिंदू नहीं होते क्योंकि सिंधु से ही हिंदू बना है ना। जो सिंधु घाटी के पास रहते हैं वही हिंदू है। स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो ह बोलते थे, तो स से ही हा हो गया, है ना। तो मतलब हमारा हिंदुस्तान जो नाम है वो एक्चुअली सिंधु रिवर के ऊपर है ना। तो अगर वो लोग प्रोनाउंस कर पाते तो हम लोग उसको सिंधुस्तान बोलते तो वो सिंधुस्तान हो नहीं सकता, वो हिंदुस्तान हो गया, ठीक है ना। तो जो इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम को डिफाइन करता है, जो अपवाह तंत्र को डिफाइन करता है, उसमें से तीन मेजर घटक है, तीन मेजर कॉज हैं जिसके कारण से जितनी नदियां हैं वो बहती हैं। पहला है हिमालय, सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के कंटेक्स्ट में, अभी के संदर्भ में, प्रेजेंट के संदर्भ में सबसे मेजर चीज है जिसके कारण से नदियां बह रही है, वो है हिमालय, ठीक है। सेकंड जो है वो है वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट, है ना, जो इंडिया के तो पहला बताया मैंने हिमालय, है ना, पहला जो है हिमालय, दूसरा जो है वेस्टर्न घाट, और तीसरा जो है यहाँ का जो पठार प्लेटू, ठीक है। तीन जो पार्ट है इंडिया के रिवर सिस्टम के लिए कारण है या रीजन है, जो नदियों को ओरिजिनेट करते हैं, जिनका उद्गम स्थल है ना। तीन जगह पे ही नदियों का उद्गम स्थल है जहां पे रिवर का सोर्स है,
जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, नदियों का उद्गम स्थल है। महानदी ये तीन में से कौन से में से आती है? महानदी जो है प्लेटू। गोदावरी? गोदावरी वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट, है ना। गंगा है ना, हिमालय। नर्मदा? प्लेटू, है ना। नर्मदा अमरकंटक है, प्लेटू है। हाँ? वहीं पे तो है, पास में तो है ना। हाँ, उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ये तीन जो प्लेस है, यहीं पे से पूरे इंडिया की जो रिवर है, बड़ी रिवर है ना, छोटी मोटी रिवर की बात नहीं कर रही नाला वाला की बात नहीं कर रही, तो ये तीन जगह से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है ना। हाँ, वही मैं बोला, छोटी छोटी नदियों को अपन देख ही रहे। अब हर एक नदी का, हर एक रिवर का बहने का एक तरीका होता है। बहने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कोई उसको बताता है कि तुम तरीके से रहो इसलिए ऐसा बहो। बट क्या है, कुछ रिवर्स ऐसा है जो कि घूम घूम के ऐसे ऐसे बहती है। कुछ रिवर्स है जो थोड़ा सा स्ट्रेट बहती है। कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो कि लाइक वोल्केनोस का जो माउथ है वहां से बह रही है, उस टाइप का, ज्वालामुखी से बह रही है उस टाइप का रहती है। बहुत टाइप के ड्रेनेज के पैटर्न हैं, प्रवाह के तंत्र के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। जिसमें से इवन एक अमरकंटक जो जानते हो आप लोग, वो एक ऐसा पैटर्न है जो कि पूरे इंडिया का यूनिक है ना। अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है करके इसलिए यूनिकनेस पता नहीं है, पर अमरकंटक अपने आप में एक ऐसा प्लेस है जो कि इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम का एक डेफिनेट तरीका बताता है कि उस जगह पे जैसे बहती है वैसे बहुत कम जगह रिवर बहती है ना। तो जहां पे दो नदियां मिलती हैं, दो रिवर मिलती हैं, उसको कॉन्फ्लुएंस या संगम बोलते हैं, है ना। कॉन्फ्लुएंस या संगम बोलते हैं, दो रिवर जहां पे मिलती है। जस्ट हिंदी वाला टाइप हुआ है क्या? हाँ, ठीक है। आज आप लोग को ये नोट्स मिलेगा, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा चीज इसमें रहेगा। ठीक है। फिर जहां पे एक नदी, एक रिवर दूसरे रिवर को मिलती है और उसको पानी देती है, और जिसके कारण से मेन रिवर का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, नदी में जितना पानी है वो बढ़ जाता है, तो वैसे रिवर को, वैसे नदी को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट किया पानी को। ठीक है ना। हाँ, जैसे ये मेन रिवर है, ये दिख रहा है, इसमें से एक साइड से एक रिवर मिल गई, है ना। तो ये रिवर इस नदी में पानी डाल रही है कि उससे पानी निकाल रही है ना, उसमें वाटर का एडिशन कर रही है ना, तो ये कंट्रीब्यूट कर रही है ना, तो इसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। अब जहां पे आपने ये देखा था क्या, हुगली नदी के बारे में आप कभी सुने हो? हुगली नदी के बारे में नहीं सुना? सुने हो? यमुना के बारे में तो डेफिनेटली सुना है। तो यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं? यस कि नो?
यहां से गंगा रिवर आ रही है ना, ये गंगा नदी दिख रहा है, ये गंगा नदी। यहां से घाघरा रिवर आ रही है, घाघरा नदी, जिसके कारण से गंगा में पानी बढ़ गया। तो घाघरा गंगा की क्या हुई, ट्रिब्यूटरी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो ये गंगा जी जो है, हम लोग पीछे आते जाते हैं। जैसे मिर्जापुर आ गया, मिर्जापुर किस लिए फेमस है, वेब सीरीज के लिए ना। क्या, हाँ, वहां से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम वहां से गुजरता है ना। वेब सीरीज के लिए फेमस नहीं है। नहीं, अब देखो, यहां से यमुना नदी आ रही है, यहां से गंगा नदी आ रही है, और ये दोनों जो मिले हैं उसको हम लोग संगम बोलते हैं ना, है ना। तो ये यमुना जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी हुई ना। हाँ, नहीं लाया यार। अच्छा, अब देखते हैं गंगा नदी के लास्ट लास्ट में चलते हैं। ज्यादा दूर आ गए। हाँ, नहीं, ये भी ज्यादा दूर है। हाँ, रुक जाओ। हम्म, कोलकाता जिस नदी के किनारे बसा है, उस रिवर का, नदी का नाम क्या है। हम्म, गंगा है। कोलकाता जिस नदी के किनारे में है उसका नाम है हुगली नदी, है ना, हुगली नदी। हावड़ा ब्रिज जो है उसी हुगली नदी के ऊपर है। ये जो गंगा है, यहां पर से देखना अच्छे से, गंगा जब इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है, देखो ये पद्मा दिख रहा है। बट इसका एक पार्ट कलकत्ता से बहता है, मैं उसी को खोजने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। एक पार्ट यहां से कहीं, कलकत्ता देखना कहां पे है, ये कोलकाता, ठीक है ना। तो देखो ये इंडिया का बॉर्डर है। इंडिया में गंगा जब ना बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, और यहां से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है ना। तो वो मिलके फिर अलग नदी बन जाती है, वो बाद में देखेंगे। पर हम लोग अभी गंगा रिवर को यहां तक लेके आए। यहां से गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहां से ये इधर पे कोलकाता के पास चले जाती है, और एक बांग्लादेश में चले जाती है। तो कोलकाता में जो हुगली नदी बनती है वो गंगा का ही पार्ट है, क्योंकि वही नदी का दो पार्ट टूट गया। तो क्या आप हुगली नदी को मैं ट्रिब्यूटरी बोलूं, नहीं बोलूं, क्योंकि वो उसके में पानी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो तो बल्कि पानी को अलग कर दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है।
तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है ना, एक ट्रिब्यूटरी एक डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है ना। तो दोनों का इसका हिंदी मीनिंग आपको मिल जाएगा आज के नोट्स में, ठीक है, देख लेना। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई नदी। तो जब भी कोई भी स्ट्रीम मिलती है किसी मेन रिवर से और उसका पानी कम हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। नॉर्मली ये रिवर के एंड में होता है ना। जैसे गंगा सागर के पास भी एक आइलैंड बन गया, उसके दो पार्ट हो गए गंगा के, है ना। तो ऐसे बहुत पार्ट होते हैं। तो जब एंड में जब पानी उससे अलग हो जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हुगली नदी, ठीक है। अगर आपको टफ क्वेश्चन पूछना है यूपीएससी को या स्टेट पीएससी को, तो वो कंट्रीब्यूटरी वाला या ट्रिब्यूटरी नहीं पूछेगा, वो आपको पूछेगा तो डिस्ट्रीब्यूटरी पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी जितनी नदियां आप जानते हो गंगा से रिलेटेड, है ना, वो सारी जो नदी है वो कंट्रीब्यूट करती हैं पानी को, तो वो है ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी बात ये है कि देखो, इतनी बड़ी रिवर जो ब्रह्मपुत्र अपने आप में बहुत बड़ी रिवर है, और इतनी बड़ी रिवर गंगा जो अपने आप में बहुत बड़ी रिवर है, और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर्स में से आती है, और ये दोनों एक साथ मिलके बांग्लादेश में जा रही हैं। तो कितना बड़ा डेल्टा होगा, जो उसका एंड होगा, उसका मुहाना होगा, वो कितना बड़ा होगा सोचो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहां से लेके यहां तक पूरा फैला हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में हम लोग समझ ले। अब एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर शेड, है ना, वाटर शेड। इसको अच्छे से देखना। अच्छा, तो उस साइड पे जो मैंने हिल बनाया या माउंटेन बनाया, ये कौन सा होगा? राजस्थान के पास जो है उसका नाम है अरावली, अरावली। इस साइड पे एक रिवर बहती है और इस साइड पे एक रिवर बहती है, इसका नाम है इंडस और इसका नाम है गंगा। अब अरावली ऐसा माउंटेन है इस तरीके का, जिसके ऊपर एक बादल है, बड़ा खुश है आजकल। तो ये जो बादल है, इसने एक ड्रॉप यहाँ पे गिराया और एक ड्रॉप यहाँ पे गिराया, अरावली के एक इस साइड गिराया, एक इस साइड गिराया। तो जो इस साइड गिरा वो गंगा का पार्ट हुआ, और अरावली के जो इस साइड गिरा वो इंडस का पार्ट हुआ। इंडस अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरती है, और गंगा कहां पे? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। तो इस हिल ने डिसाइड कर दिया इस वाटर के ड्रॉपलेट्स का डेस्टिनी, इसकी नियति क्या होगी, कहां जाएगी, इस अकेले हिल ने डिसाइड कर दिया। तो इसको बोलते हैं वाटर शेड। जब एक नदी का प्रवाह तंत्र को दूसरे नदी के प्रवाह तंत्र से सेपरेट किया जाता है ना, एक ड्रेनेज सिस्टम को दूसरे ड्रेनेज सिस्टम से सेपरेट करने के लिए जो बैरियर है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर शेड। ये हिल हो सकता है, ये प्लेटू भी हो सकता है, ये माउंटेन भी हो सकता है। तो अरावली ने डिसाइड कर दिया कि वाटर का ड्रॉपलेट गंगा का पार्ट बनेगा कि इंडस का पार्ट बनेगा, तो इसको बोलते हैं वाटर शेड।
फिर एक और नाम जो आप लोग देखोगे उसका नाम है कैचमेंट एरिया। महानदी लेफ्ट साइड बहाऊं कि राइट साइड बहाऊं? सॉरी, राइट साइड बहाऊं कि लेफ्ट साइड बहाऊं उसको? राइट साइड बहेगी ना, है ना। अब महानदी रिवर इतने बड़े एरिया का पानी को कलेक्ट करके कम से कम लेके जाती होगी, समझना कि महानदी में बहने के लिए जिस भी एरिया पे कहीं पे भी रेनफॉल हो रहा है वो अल्टीमेटली महानदी में जाती होगी, है ना। हो सकता है थोड़ा सा और दूर में बहेगी तो दूसरे रिवर का पार्ट बन जाए। तो जहां जहां से महानदी रिवर पानी कलेक्ट कर रही है वो उसका कैचमेंट एरिया। मतलब यहाँ का नाला भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नदी में बहता है और वो नदी भी अल्टीमेटली फिर महानदी का पार्ट बनेगी। तो मतलब ये जो एरिया है ये महानदी का कैचमेंट एरिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बहुत पानी बहा दूं तो अल्टीमेटली वो महानदी पे जाएगी। तो ऐसा पूरा एरिया जहां पे अगर रेनफॉल होता है तो वो जिस रिवर का पार्ट बनता है वो उस रिवर का कैचमेंट एरिया बनता है। तो अगर मैं बोलूं कि महानदी का कैचमेंट एरिया कौन कौन सा है तो बोलोगे दुर्ग, बोलोगे रायपुर, बोलोगे ये सब है। यहाँ पे पानी गिरेगा मतलब पानी जाएगा कहाँ? महानदी में जाएगा, तो उसका कैचमेंट एरिया हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अगर अच्छे से समझो तो इसका इंपॉर्टेंस इस चीज से है कि जब हम लोग नाला अगर बनाते हैं या डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो बांध बनाने के समय में हम लोग ये सब चीज को डिसाइड करते हैं कि उसका पानी कहाँ कहाँ से कलेक्ट होता है। कहीं मैंने उसमें बैरियर तो नहीं बना दिया, है ना, जिस जगह पे जाती है। अगर सोचो इसमें यहां से पानी आती थी ऐसे और यहाँ पे मैंने बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया तो इस जगह पे तो फ्लड आ जाएगा। मेरे को कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाना हुआ तो अगर अगर पानी ऐसे जाता है तो मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊंगा रादर देन उसको रोकते हुए बनाऊंगा। और जब मैंने स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया, कोई भी बड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, तो वो पानी वहीं पे रुक जाएगा। इसलिए क्या है, कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो वो ये देखता है कि पानी का रास्ता में तो नहीं बना रहे हो आप। इसलिए ना जिस जगह पे नेचुरल नाला होते हैं उस जगह पे गवर्नमेंट उसके आसपास की कुछ मीटर तक कोई भी सेटलमेंट को अलाउ नहीं करती। मतलब वहां के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगा, आप खरीद नहीं सकते उसके आसपास का जमीन जहां पे नाला है। अब जहां पे पहले से था तो उसका कुछ नहीं कर सकते, पर नए चीजों में ऐसा है, नए सिस्टम में स्मार्ट सिटी में ये सारा चीज इंक्लूडेड है कि जहां पे उसका नदी का नाला है या कोई भी नाला है उसके आसपास के एरिया आप नहीं खरीद सकते, वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, क्योंकि वो कैचमेंट एरिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशंस को हम लोग को समझना जरूरी था बिफोर गोइंग टू एनी रिवर सिस्टम। कोई भी नदी के बारे में समझने के लिए हम लोगों को ये 4-5 चीजें जानना जरूरी था। हाँ, नहीं रहता। वही बता रहा हूँ ना कि अगर सही ढंग से सेटलमेंट हुआ है तो लोग उसके आसपास नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि नाला भी अपना जगह रास्ता चेंज करता रहता है ना, तो उनके घर में फ्लड आने के भी चांसेस होते हैं। बहुत सारे गांव थोड़े से पानी में डूब जाते हैं, उसका रीजन है वो सबसे नीचे वाले एरिया पे गांव बना हुआ है ना। मतलब आसपास के सारे गांव का पानी उसी जगह पे जमा होता होगा। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जितने तालाब है उसको पाट के हम लोग ने क्या बना दिया, घर बना दिया। अब तालाब खुद में आसपास का कैचमेंट एरिया का वो रहता है ना। अगर आपने नेचुरल तालाब बनाया है, नेचुरल पॉन्ड है वहां पे, मतलब ये है कि आसपास का सारा पानी वहां पे जमा होता है नेचुरली। तो आपने क्या किया, उसको पाट दिया और वहां पे घर बना दिया। तो ऊपर का पानी तो नहीं आ रहा है पर अंदर से भी वहां पे रिसते हुए आएगा पानी, क्योंकि तालाब सिर्फ ऊपर से रिचार्ज नहीं होता, नीचे से भी रिचार्ज होता है ना। तो कोई लेक हो, कोई तालाब हो, वो उसी तरीके से बना रहता है नेचुरली।
ठीक है। तो एक पैटर्न है जो बहने का, वो है डेंड्राइटिक पैटर्न। जिसको जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या है, सुना है कभी नाम? जाली जैसा दिख रहा है ना? डेंड्राइट का लिटरल मीनिंग जानते हो कोई? उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? ब्रांचेस टाइप का, है ना? हमारे ब्रेन में भी ना जो इंफॉर्मेशंस होते हैं ना, वो इसी तरीके से ब्रांचेस में होते हैं। मतलब क्या है कि हाँ सर न्यूरॉन भी होता है। हाँ, न्यूरॉन का जो सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन कोई इंफॉर्मेशन को याद रखता है या कलेक्ट करता है, वो उसी तरीके से कलेक्ट करता है। जैसे क्या है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, आज ड्रेनेज के बारे में सुना, तो ज्योग्राफी के मेन स्ट्रीम में ड्रेनेज वाला पैटर्न उसके साथ कनेक्ट हो गया, एक ब्रांच उसका ये बन गया, है ना? फिर मैंने आज पढ़ा, सपोज क्या पढ़ा था, और इंडस रिवर के बारे में ना, तो इंडस रिवर का उसमें कनेक्ट हो गया। तो हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से इंफॉर्मेशन कनेक्ट करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सडनली न्यू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाता। हमारा ब्रेन हमेशा से एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हुए कोई नया इंफॉर्मेशन लेता है। जैसे क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि ना दीपा नाम, है ना, तो दीपा नाम आप सुने होंगे, कोई ना कोई फ्रेंड होगी दीपा नाम से, पर सडनली कुछ उल्टा सीधा नाम कुछ बोल दूं मैं, जिसको आज तक आपने सुना नहीं है, तो आपको कभी याद नहीं रहेगा, है ना? इसका क्या रीजन है? क्योंकि हमने वो कभी सुना ही नहीं है, मैं कभी कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं उसको, तो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है ना? तो ये होता है। तो इसी तरीके से जो नदियां होती है, रिवर्स होती है, वो उसी तरीके से सारे जगह से पानी कलेक्ट करते हुए मेन रिवर में बहती है। और इस पैटर्न को डेंड्राइट वाला पैटर्न बोलते हैं, जालीदार वाला जो पैटर्न है, इसमें से आसपास की जगह से वो पानी कलेक्ट करके लेती है। नॉर्मली हमारा सोचने का तरीका ऐसा होता है कि नदी ऊपर से नीचे आ रही है करके, मतलब इंडिया के नॉर्थ से साउथ में बहेगी। क्यों भाई? मतलब ऐसा क्यों सोचना? क्योंकि नदी तो ऐसा भी बह सकती है ना, साउथ से नॉर्थ भी बह सकती है। जैसे अगर मैं एक इंडिया का मैप बनाता हूं और मैं ऐसे बोल दूं कि नदी ऐसे बह रही है, जैसे मैं ऐसे बनाते हुए बना दूं और ब्रांचेस मैंने ऐसे बनाए, तो आप बोलोगे सर नदी इधर बह रही है। नहीं, सोन रिवर तो ऐसे बहती है ना, सोन नदी जो है ऐसे बहती है। तो आपको ये देखना है कि इसका मेन नदी कौन सा है। तो मेन नदी अगर उसने गंगा दिख रहा है, तो नदी गंगा से सोन में तो जाएगी नहीं, सोन से गंगा में जा रही होगी, है ना, सोन से गंगा में जा रही होगी। तो इसलिए नदी कोई इस तरीके से मत सोचना कि कोई नॉर्थ से साउथ जा रहा है या साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो वो उसका डायरेक्शन है। आपको बस ये मान के चलना है मेन नदी कहाँ पे है, मेन नदी के पास वो कंट्रीब्यूट करेगी, चाहे वो इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, मेन नदी कहाँ पे है, डायरेक्शन उसका कुछ भी हो सकता है। तो एक पैटर्न है डेंड्राइट वाला पैटर्न। दूसरा पैटर्न जो है, अच्छा, डेंड्राइट वाला पैटर्न मोस्ट ऑफ द रिवर सिस्टम में आपको मिलेगी इंडिया के। नॉर्मली इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का जो मैदान है, जो बिहार, बंगाल, ये सारे जगह पे वही ड्रेनेज पैटर्न यूज होता है। दूसरा ड्रेनेज पैटर्न है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जिसमें मिडिल में कोई प्लेटू है या हिल है और उसके साइड साइड से नदियां बह रही हैं, है ना। मिडिल में प्लेटू या माउंटेन है और बहुत सारी रिवर्स, बहुत सारे नदियां साइड साइड से बह रही है। उस जगह पे पानी भी जमा हो सकता है, ग्लेशियर भी हो सकता है, और उस जगह पे ऐसा प्लेस भी हो सकता है जहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, वैसा भी जगह हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अमरकंटक। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अमरकंटक। अब अमरकंटक क्या है, क्यों यहाँ पे इतनी सारी नदियां निकलती है?
मैंने वैसे एक बार आप लोग को बोला होगा कि अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है, उसका नाम बताना करके पूछा है क्या कभी? नहीं पूछा है? तो मुझे बताना अगले क्लास में, है ना। अमरकंटक से एक तो नदी का नाम जानते हो आप, कौन सा? नर्मदा। तो नर्मदा के अलावा अमरकंटक से और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी रिवर निकलती है? अमरकंटक प्लेटू है कि माउंटेन है, एक पठार है कि पर्वत है? अमरकंटक एक प्लेटू है, पठार है, ठीक है ना। अब अमरकंटक क्या बहुत हाइट में है, जिसके कारण से इतनी सारी पानी, इतना सारा रिवर, इतनी सारी नदियां निकल रही हैं? बहुत ज्यादा हाइट में है। रास्ता ऊपर नीचे है इसलिए। इंडिया जो है, इंडिया के मिडिल में दो हिल है, एक है विंध्या, एक है सतपुड़ा, ठीक है ना। विंध्या और सतपुड़ा। यहां से साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, यहां से आती है, इस जगह से इंडिया में अरेबियन सी से आती है मानसून जो आती है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि ये तो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, है ना, तो उसको रास्ता नहीं मिलता, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है। यहाँ वाली जो मानसून है, ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फंस जाती है, और विंध्या और सतपुड़ा के बीच में जो नदी बहती है या रिवर फ्लो होती है, उसका नाम क्या पता है? नर्मदा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो नदी बह रही है, उसका नाम है नर्मदा। अरे, तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में मानसून बीच में ऐसे अंदर जा रही है। दूसरा ब्रांच मानसून का यहां से आ रहा है ना। एक्चुअली मानसून के दो ब्रांच हो जाते हैं, है ना। एक ब्रांच यहां से जा रहा है, एक ब्रांच यहां से जा रहा है, और दोनों कहां मिलते हैं? अमरकंटक में। अमरकंटक में, इसलिए इतनी सारी नदियां वहां से निकलती हैं, ठीक है ना। तो बाकी नदियों का नाम आप लोग बताना। आप, अच्छा ठीक, हाँ बाकी नदियों का नाम आप बताना, ठीक है, कि और कौन कौन सी नदियां बहती है, कौन कौन से रिवर्स वहां से ओरिजिनेट करते हैं। तो रेडियल मतलब समझ लो सारे जगह से पानी बहना, रेडियल, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है रेडियल का, और वो है दिस वन। इसका नाम है काठियावाड़। काठियावाड़, इस जगह पे, गुजरात में। ये दो जगह ऐसा है जहां पे इस टाइप का ड्रेनेज का पैटर्न है। नाम सुना है काठियावाड़ का? कहाँ सुना है? मूवी का नाम कौन सा मूवी का? हाँ, अब देखो याद रह जाएगा, क्यों याद रहेगा? हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन पहले से है ना, तो याद करना इजी रहता है, ठीक है। तो एक गंगूबाई का जगह और एक अमरकंटक का जगह, ये दो जगह पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है ना। तो आपको भी पूछे कि क्यों अमरकंटक में इतनी सारी नदियां हैं, तो दो उसका रीजन समझ गए हम, ठीक।
फिर एक होता है सेंट्रीपिटल। इसमें क्या होता है ये देखो, इसमें देखो आसपास से जितना भी रिवर का स्ट्रीम है, जितना भी वाटर है, वो मिडिल एरिया में कलेक्ट हो जाता है। नॉर्मली कहीं पे लेक या झील होता है, उस जगह पे इस टाइप का ड्रेनेज का पैटर्न होता है ना। आसपास का जो भी वाटर है उस जगह पे जाके जमा होता है। पॉन्ड, इवन पॉन्ड भी ऐसा ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो भी पॉन्ड या लेक जानते हो, जैसे हम लोग एक लेक का नाम जानते हैं जो बहुत फेमस है नाउ इट इज, लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मरीन टाइम में, हाँ लोकतक लेक, है ना। लोकतक लेक क्यों फेमस है अभी, हाँ, पर कहाँ पे है लोकतक, मणिपुर में। तो मणिपुर में अभी हिंसा चल रही है, वायलेंस चल रहा है, पता है ना। तो मणिपुर में ये लेक है लोकतक लेक, जो कि वर्ल्ड फेमस है, ठीक है ना, वर्ल्ड फेमस है। तो वहां पे इसी टाइप का ड्रेनेज का पैटर्न है, आसपास से जो वाटर है वहीं पे एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। अगला जो है ट्रेलीज। अब ये ट्रेलीज क्या है, इसको देखते हैं। क्योंकि वो ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है, पूरे तैरता है। हाँ, अभी तक जो भी नेशनल पार्क होता है, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, वो जमीन में रहता है, पर वो है तैरने वाला नेशनल पार्क, और वर्ल्ड का ओनली वन है वो, ठीक है ना। जब एक नदी दूसरी नदी से 90 डिग्री पे मिलती है ना, ऐसे सीधा 90 डिग्री पे मिलती है, तो उसको हम लोग ट्रेलीज बोलते हैं, है ना। हाँ ट्रेलीज, ठीक है ना, ट्रेलीज। जब एक नदी दूसरे नदी से ऐसे 90 डिग्री पे मिलती है, ऐसा कहाँ पे मिलता है, ऐसा आपको हिमालय में मिलता है बहुत। जैसे हिमालय है, हिमालय ना तीन चार नेम से जाना जाता है। सबसे ऊपर वाला हिमालय को ग्रेटर बोलते हैं, मतलब हिमाद्री बोलते हैं, है ना। उसके नीचे का हिमालय को हिमाचल बोलते हैं। तो ये है हिमाद्री। रुक जाओ, उसको अच्छे से बनाते, रुक जाओ, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ये है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ये ऐसा नाम है हिमाद्री, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों को याद रखना है। दूसरा है लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल बोलते हैं। लास्ट है आउटर हिमालय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और शिवकाशी नहीं, फटाके लेने जा रहे हो क्या, है शिवकाशी का फटाका लेके आओगे कैसे, शिवालिक। तो हिमालय का 3 रेंज है, नॉर्थ से साउथ लेंगे तो पहला है ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। दूसरा है लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं। और तीसरा है आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक भी बोलते हैं। अब इनके बीच में जो रिवर फ्लो होती है ना, वो बहुत दूर तक पैरेलल चलते रहती है। अब जैसे
यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे एक रिवर है, दोनों बहुत दूर तक मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बीच में तो ये है, बट कहीं पे कटा रहता है जिसको हम लोग गॉज बोलते हैं, या गॉज नहीं, पास बोलते हैं, है ना। उस जगह से ये 90 डिग्री पे मिल जाती है ना। कहीं पे कटा रहता है, कुछ ना कुछ जगह तो गैप रहता है ना, जिसको पासेस बोलते हैं, दर्रा, है ना, पासेस या दर्रा, जो कि एक गैप होता है, दो हिल के बीच में गैप होता है, वहां से पानी या रिवर जो है 90 डिग्री में मिल जाती है, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं कि आराम से घूम फिर के मिले, ऑप्शन नहीं है, जगह नहीं है। तो ऐसे जगह पे उसको क्या बोलते हैं? ट्रेलीज। समझे ना? ठीक है ना। ठीक, हाँ। अब इस ड्रेनेज सिस्टम का कुछ और भी टाइप के बारे में समझेंगे। उसमें टाइप का समझ लो कि देखो, दो तरीके से नदियां बहती हैं। एक तो पहले जैसे बना दिया गया उसी पे फ्लो हो गई, या तो वो खुद रास्ता बनाती है। मैंने बोला दो ही तरीका है। तो अगर रिवर ऐसे फ्लो हो रही है जो कि उसके सराउंडिंग से मैच नहीं करता, है ना, जो उसके सराउंडिंग से मैच नहीं करता, कि आसपास में जैसी होनी चाहिए रिवर, उसके हिसाब से वो मैच नहीं करता, तो वैसे रिवर को, वैसे नदी को डिस्कॉर्डेंट, है ना, ये डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज, इसको हम लोग और हिंदी में बता रहा हूं मैं इसका नाम। प्रत्यावर्ती, ठीक है ना, पूर्वगामी या प्रत्यावर्ती, डिस्कॉर्डेंट। तो इसमें क्या होता है कि वहां का जो फीचर है वो मैच नहीं करता। अब क्यों मैच नहीं करता उसके बारे में समझते हैं। नॉर्मली कोई भी नदी होती है ना, वो मैंने बोला कि ग्रेविटी को फॉलो करती है, गुरुत्वाकर्षण को फॉलो करती है। बट क्या होता है, बट क्या होता है, कुछ जगह पे क्या रिवर अपोजिट भी बह सकती है ग्रेविटी के? क्यों? जैसे नदी ऐसे आ रही है, फिर नदी जो प्लेटू है वो ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, है ना, तो यहाँ पे रिवर अपोजिट फ्लो हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, तो इतना पानी है कि वो अपोजिट टू ग्रेविटी भी फ्लो होती है, फिर ऐसे करके उतरती है, अल्टीमेटली वो ग्रेविटी को फॉलो ही करेगी। तो क्या होता है, इस जगह पे जो रिवर फ्लो हो रही है ये अपोजिट टू ग्रेविटी है, पर अगर इस रिवर को कहीं और पाथवे मिलता तो वो उधर से बहती, बट इसके पास कोई जगह नहीं है। तो ऐसी नदी जिसको देख के लग रहा है कि ये ऐसे कैसे फ्लो हो रही है, उसको हम लोग डिस्कॉर्डेंट बोल रहे है ना, कि वो मैच नहीं कर रहा है। और वो क्यों हुआ होगा पता है? मैंने बोला ना कि रिवर पहले आई, बाद में माउंटेन आए। रिवर ऐसे फ्लो हो रही थी, माउंटेन ऐसे आ गए, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? वो देखेगी, पहले तो ऊपर को निकालने की कोशिश करेगी, फिर उसको भी काटने की कोशिश करेगी। तो हिमालय की जो रिवर है उसने काट कर दिया, पूरा काट दिया उसको, इसलिए 90 डिग्री पे कटती है। हिमालय की रिवर 90 डिग्री पे क्यों काटती है? क्योंकि रिवर अपना प्लेस पे मेंटेन है, बट बाकी माउंटेन जो है उसको उठने ही नहीं दिया उसने। उसने पहले ही चाकू लगा के रखा हुआ है, बाकी आसपास में केक बनाते रहो, है ना।
जबकि बाकी रिवर्स ऐसी है कि केक बनाए उसके ऊपर रिवर, उसके ऊपर चाकू कट रहा है। पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के साथ ऐसा है कि पहले चाकू है ना, उसका अपना रास्ता है और उसके ऊपर कितना भी केक बनाते रहो, ठीक है ना। तो डिस्कॉर्डेंट रिवर क्या होती है, जो मैच नहीं करता उसकी जगह से, ठीक है ना। तो डिस्कॉर्डेंट रिवर का एक अच्छा एग्जांपल है यही एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसी को एंटीसीडेंट बोल रहे हैं और इसी को हम लोग बोल रहे हैं, हाँ, उसका एक टाइप है ना। जैसे डिस्कॉर्डेंट का जो ड्रेनेज पैटर्न का, इसका एक टाइप है एंटीसीडेंट ड्रेनेज, ठीक है ना। और उसको हम लोग बोल रहे हैं पूर्वगामी, इसको भी पूर्वगामी ही हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसी को एक साथ मैच कर दिया है। बट इसमें वही रिवर है, इंडस, सतलज, गंगा, और वही जितनी रिवर्स आप जान रहे हो वो सारी रिवर्स इसी का पार्ट है एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट का नाम से क्या लग रहा है, ये ऐसा रिवर है जो पहले बहती थी, पूर्वगामी पहले बहती थी, है ना, बाद में इसके ऊपर हिल्स आ गया, ठीक है। इवन ब्रह्मपुत्र, जितना हिमालय के रिवर है सारे ऐसे ही हैं। दूसरा है सुपर इम्पोस्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अध्यारोपित, है ना, सुपर इम्पोस्ट, अध्यारोपित। ये ऐसी रिवर है जो कि जिस जगह से फ्लो होती है वो उसके साथ क्यों मैच नहीं कर रही है, क्योंकि उस रिवर ने आसपास का एरिया को काट दिया है। क्या है, कुछ रिवर्स अपने सराउंडिंग्स को कट करते हुए रहती है, बहुत सारी रिवर्स कट करती है ना, इरोशन कर देती है पूरा। हो सकता है माउंटेन था उसको प्लेन कर दिया उसने। तो ऐसा फील होगा इस जगह पे ये रिवर क्यों फ्लो हो रही है। तो क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि उसने उस माउंटेन का स्ट्रक्चर को काट दिया। इससे पहले क्या था, बनने नहीं दिया, और सेकंड वाले में क्या है, उसको काट दिया। दोनों में डिफरेंस है, समझ लो ना। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अध्यारोपित, है ना। उसको इसने क्या किया, सुपर इम्पोज कर दिया, है ना। केक था उसको काट दिया, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक में पहले से चाकू था और एक में उसने काटा। दोनों में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा हिल को कैसे कट किया होगा करके, दोनों में मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं जिसको डिस्कॉर्डेंट का पार्ट में आते हैं, जो उसके साथ मैच नहीं करते। ये नॉर्मली हिमालय एरिया में ही है और कहीं पे भी नहीं है। इवन पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो दो ही जगह पे ऐसे मिलेंगे, एक तो अल्प्स वाले माउंटेन के पास और दूसरा हिमालय के पास। ऐसी नदियां सिर्फ दो ही जगह मिलेंगी, क्योंकि यंग माउंटेन, नया पर्वत दो ही जगह पे है ना, एक तो हिमालय है, दूसरा अल्प्स है। तो नए माउंटेन, न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन में ही ऐसा होता है। अब पुराने माउंटेन में ऐसा क्यों नहीं होता, पुराने में भी रहा करता होगा, बट वो खत्म हो चुका है माउंटेन अब। हाँ, जैसे अरावली, है ना, उसमें भी ऐसा रहा होगा। तो किसी भी यंग माउंटेन में ऐसा होता है। और इंडिया के पास यंग माउंटेन का एक एग्जांपल ही है, वो है हिमालय, ठीक है। हिमालय, हाँ। अब आपको ये दामोदर रिवर जो है ये कैसे सुपर इम्पोज करती है, इसके बारे में दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सुपर इम्पोज रिवर का एग्जाम्पल है दामोदर रिवर, चंबल की बनास रिवर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो उसलिए टेंशन मत लो ना। हाँ, चंबल वही वाला, बिछड़ वाला।
एक बार मैंने नाम इसलिए लिया था क्योंकि इसको बंगाल का शोक, सौरव ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, इसलिए भी मैंने दामोदर रिवर के बारे में बताया था। क्योंकि यहाँ हर साल फ्लड आता था, बट अब फ्लड आना बंद हो गया क्योंकि हम लोगों ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया, जिससे हम लोग फ्लड को रोकने के लिए अरेंजमेंट किए और वो सक्सेसफुल रहा। हाँ देखो, सब जगह पॉसिबल है, बस इंजीनियरिंग जो है हाई लेवल का लगता है और पैसा जो है वो भी हाई लेवल का लगता है, इसलिए हर जगह बना नहीं पाते हैं। हाँ, यमुना रिवर पे तो बहुत सारा बनाया भी गया है और बनाया भी जा सकता है। ये कौन सा मुंडेश्वरी रिवर है? हम्म। बता रहा हूँ ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है? और अभी अभी मैंने क्या बताया, हावड़ा कौन से नदी पे है? हुगली। और हुगली गंगा की ट्रिब्यूटरी थी कि डिस्ट्रीब्यूटरी थी? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरी थी। तो हुगली रिवर का ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर, ठीक है ना? हुगली रिवर में जो पानी लाके जमा करती है वो कौन सी है? दामोदर रिवर। तो ये भी गंगा का पार्ट बोल सकते हो, बट क्या है, सोचो कि वो उसका बच्चा खुद का बच्चा है और ये इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, है ना? यही है एक्चुअल में देखा जाए तो, है ना? क्योंकि ये कहीं और से आता, ये तो गंगा का पार्ट था, ठीक है ना? तो ये है दामोदर रिवर। अब ये दामोदर रिवर मैंने एग्जांपल बताया दो चीजों के कारण से, एक तो ये ट्रिब्यूटरी है, दूसरा मैंने बोला ये सुपर इम्पोज है ना? सुपर इम्पोज। अच्छा, एक चीज और है ना? ये दामोदर रिवर ना ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे कट करती है, भले ऐसा दिख नहीं रहा है, पहले ऐसे कट करती थी, अब थोड़ा सा घूम के कट करती है। क्या है ना, इस जगह पे वो सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है, तो इसके कारण से थोड़ा सा मुड़ जाती है। अदरवाइज से ये ना 90 डिग्री पे कट करती थी। तो 90 डिग्री के कारण से हम लोगों ने एक नाम पढ़ा था, ट्रेलीज, है ना? तो ट्रेलीज का दामोदर रिवर भी एक एग्जाम्पल है। भले आपको वाई शेप में दिख रहा है, बट इन रियलिटी वो ऐसे कट करती है, ऐसे कनेक्ट होती है। हाँ, एक्चुअली ये दोनों कनेक्ट थे पहले, बीच में सेडिमेंट्स आते गए तो वो धीरे धीरे ऐसे करके मिल गया, ठीक है ना? अच्छा, तो ये दामोदर रिवर सुपर इम्पोज्ड है। सुपर इम्पोज्ड अगर है तो आपको देख के समझ आएगा थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा।
देखो यहाँ पे भी ब्राउनिश एरिया दिख रहा है, इस जगह पे भी आपको ब्राउनिश एरिया दिख रहा है, एंड इन रियलिटी ये कनेक्टेड रहा होगा जिसको इसने कट कर दिया बीच से, है ना। आपको ना राइट एंड लेफ्ट के फीचर्स को मैच करने हैं, जहां जहां पे राइट एंड लेफ्ट के फीचर्स मैच कर रहे हैं और बीच में ऐसा रिवर कट हो जाती है, मतलब क्या है, बीच से रिवर ने इसको कट किया, है ना। वो नॉर्मली प्लेटू वाले एरिया पे ज्यादा अच्छे से विजिबल होता है, तो ये एक प्लेटू है, बट इस साइड पे छोटा मोटा प्लेटू जो ब्राउनिश कलर का दिख रहा है वो दिख रहा है। इन रियलिटी ये कनेक्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे सारे ब्राउनिश एरिया दिख रहे हैं, ब्राउन दिखा रहा है मतलब क्या है, प्लेटू, है ना, पठार। अब एक चीज और आपको रिमार्केबल चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा इसी रिवर से रिलेटेड। आप देखो, अच्छे से देखो, ये जितना डार्क ब्लू दिख रहा है वो क्या है, ये डार्क ब्लू दिख रहा है जितना, तो देखो कितने सारे लेक्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे लेक्स दिख रहे हैं ना हम लोग को, है ना। मतलब इस पूरे जगह पे दामोदर नदी का पूरा पानी बह जाता होगा, यहाँ पे फ्लड हो जाता होगा, जिसको हम लोग छोटे छोटे तालाब में इसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिए, छोटे छोटे जगह पे तोड़ तोड़ के रख दिए, है ना। मतलब ये पूरा एरिया पे फ्लड आता होगा। देखो आप देखो ये सारे जगह पे दिख रहा है, ये दामोदर रिवर पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे ही है। देखो ये सारे जगह पे देखो छोटे 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 तालाब हैं इसमें, है ना, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं। तो ये पूरा दामोदर रिवर ऐसे फ्लो हो जाता होगा, है ना। अब हम लोगों ने इसको सिर्फ उसी पाथवे पे बहने देते हैं, बाकी जगह पे आने नहीं देते, और यही हमारा सबसे बड़ा विन है इस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। नहीं आता, अब ये सौरव नहीं रहा, शोक नहीं रहा बंगाल का। हाँ हाँ, हम लोगों ने क्या किया, एक तो क्या इसके आसपास में बैरियर बना दिया ताकि ना जाए, दूसरा हम लोगों ने इतने तालाब बनाए, है ना, और उसको बैरियर बना के रख दिया ताकि दो तालाब कनेक्ट ना हो, है ना। इस तरीके से हर एक तालाब में फिर हम लोगों ने क्या, फिशरीज डेवलप किया, मछली पालन किया, है ना। इस तरीके से हर एक तालाब का यूटिलाइज भी करने लग गए हम लोग, ठीक है। और कुछ जगह पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगाया दामोदर वैली में। हाँ, इसको गवर्नमेंट ने किया है इसको, हाँ, सिंचाई के लिए भी यूज किया। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्लेन एरिया भी है जहाँ पे सिंचाई होती है, ये सब ग्रीनिश दिख रहा है ना, ये सब एग्रीकल्चरल लैंड होगा, ठीक है ना, ये सब जो दिख रहा है। बंगाल में एक और फ्लोटिंग मार्केट भी है, जहाँ पे सब्जी बेचने वाले लोग ना बोट में बैठे रहते हैं, है ना, और वहां से सब्जी बेचते हैं सर। हाँ, नाव से, क्योंकि लेके ही नाव से आते हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले लेके आए ट्रेन से फिर नाव में बैठे और आपको सब्जी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो दामोदर रिवर के अलावा सुवर्ण रेखा नदी जो है ना, कहाँ पे है, ये भी जमशेदपुर मतलब झारखंड में है। सुवर्ण रेखा दामोदर झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में है। चंबल आपका कहाँ कहाँ पे है? चंबल नाम सुना है, कहाँ पे? उड़ीसा में। चंबल को वो उड़ीसा लेके गई, आप कहाँ लेके जा रहे हो? राउडी डॉटर में लेके जाओगे? तो पिक्चर में है तो मैं क्या करूँ, उसको कौन से स्टेट में लेके जाऊं मैं चंबल को? महाराष्ट्र में। पान सिंह तोमर देखा है मूवी? पान सिंह तोमर मूवी। अच्छा, कभी चंबल के डाकू के बारे में सुना है ना? एक्चुअली हाँ, चंबल, ये जितना डाकू वाली मूवी बनी शोले को इंक्लूड करते हुए, वो सारा चंबल के कारण से ही बनी है। और एक वंस अपॉन अ टाइम ये चंबल का जो घाटी है, चंबल का जो वैली है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आल्सो।
मतलब वो किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश का, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो पान सिंह तोमर भी आपका वही चंबल का जगह पे। चंबल का बिहड़ या चंबल का रिवाइन बोलते हैं उसको, है ना। चंबल एक ऐसा प्लेस है, चंबल नदी एक ऐसा एरिया है जिसने किसी लैंड को ऊपर का उपजाऊ वाला जो परत होता है, जो फर्टाइल लैंड वाला जो लेयर होता है, उसको पूरा रिमूव कर दिया है। एक नदी कैसे किसी एरिया को बंजर बना सकती है, उसको बैरन बना सकती है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है चंबल रिवर। चंबल रिवर ने इतना फ्लड लाके ऊपर का फर्टाइल लेयर को, ऊपर का उपजाऊ जमीन को पूरा उड़ा दिया। इसके कारण से वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं होता था, खेती नहीं हो पाता, क्योंकि उपजाऊ वाला परत तो खत्म हो गया, फर्टाइल जो ऊपर का लेयर है वो तो खत्म हो गया। तो वहां के लोग लूट पाट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना, क्योंकि उनका लैंड में कुछ नहीं होता और ऊपर से उबड़ खाबड़ टाइप का एरिया है वो, तो उसके कारण से छुपना आसान है। तो ऐसी सांभा ऊपर में नहीं बैठा रहता था है ना। तो क्या है, चंबल के डाकू इसलिए फेमस है क्योंकि उस जगह पे कुछ होता नहीं था, ठीक है ना, और उसका रीजन ज्योग्राफी से आता है। तो कोई बोले कि चंबल क्यों ऐसा एरिया है, तो अब बताना, चंबल रिवर ने फर्टाइल लेयर को रिमूव कर दिया, एक्सेसिव लेवल का इरोशन करके, अपर्दन करके, ठीक है ना। हाँ, डाकू उनके पास ऑप्शन नहीं, हुए नहीं है उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। इंडिया तो पूरा खेती वाला है, जिसका खेती अच्छा से नहीं होता तो वो दूसरे के यहाँ लूटेगा, है ना। तो वही था, जिसका लैंड वही वाला था, वो क्या करेगा बेचारा, डाकू हो गया तो अब आते हैं कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज, मतलब जो ऐसा ड्रेनेज पैटर्न है जो कि मैच करता है ना, जो मैच करता है। जो मैच करता है, जो उसके नीचे का जो स्ट्रेटा है, उसके नीचे का जो परत है, उसके नीचे का जो चट्टान है, उसके नीचे का जो रॉक है, उससे मैच करता है, वो है कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज। मतलब अब क्या है, रिवर और प्लेटू सिंक्रोनाइज में बहेगी, ना तू मुझे डिस्टर्ब कर, ना मैं तेरे को काटूंगी। सिंपल चीज है ये, तुम जहां जहां रास्ता दोगे मैं वहां वहां बहूंगी, दैट्स द थिंग। तो पेनिनसुला के जितने हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसको प्लेटू ने प्लेस दिया, आप वहां से बहो, तो ठीक है भाई, मैं यहीं से बहूं, ना मैं आपको काटूंगी। क्यों नहीं काटूंगी? क्योंकि मेरे पास तो ना पावर है उतना, ना मेरे पास इतना पानी है, ना तो मैं प्लेटू को काट कर सकती। समझो अच्छे से, गंगा के पास पानी भी उतना है, उसके पास फोर्स है, वॉल्यूम है, तो वो कोई भी रॉक हो उसको कट कर दे। बट प्रॉब्लम है, हिमालय तो सेडिमेंट्री है, अवसादी वाला है, तो उसको तो कोई भी रिवर कट कर दे। अब प्लेटू जो बने हैं वो रॉक के हैं, आयरन के बने हैं, तो ऐसी आयरन का रॉक है प्लेटू जो है, और वो भी नदी ऐसे मरे टाइप की नदी, है ना, वो कैसे कट करेगी? तो उससे अच्छा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जहां पे रास्ता दोगे वहीं पे वो बहेगी, तो वो कॉन्कॉर्डेंट रिवर है, अरेंज्ड मैरिज वेल सेटल्ड चीजें, है ना। तो समझ गए ना, तो दोनों में रास्ता, दोनों में डिफरेंस ये था। सारी नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी नदियां हैं ना जो पेनिनसुला की है, वो सारे इसी के एग्जांपल में आती हैं। अब आते हैं हमारी इंडिया की सारी नदियां, मोस्ट ऑफ द नदियां कहां पे जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा 90% जो पानी होता है पूरे इंडिया का, वो कहां जा रहा है? बे ऑफ बंगाल में। तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है, ठीक है ना, 90%।
अब इसके दो पैटर्न हैं, एक हिमालय का पैटर्न और दूसरा पेनिनसुला का, है ना, प्रायद्वीप का। तो हिमालय के बारे में हम लोग देखते हैं, हिमालय का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके तीन पार्ट हैं, गंगा, सिंधु, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र। गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये किसका पार्ट है? ये हिमालय का, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं इंडस रिवर के बारे में, ठीक है। अब इंडस रिवर को देखते हैं। तो इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर में बहुत सारी नदियां उसके पार्ट हैं जो बहुत फेमस है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। मैं ऐसा क्यों लिखा हूं? मतलब झेलम को ऊपर और सतलज को नीचे क्यों लिखा हूं मैं? हाँ, उसी तरीके से है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना हुआ तो इसी तरीके से है। अच्छा, हाँ, मैंने पूछा था ना झेलम रिवर क्यों मेंडर बनाता है। हाँ हाँ हाँ, चिनाब, चिनाब ये किसका पार्ट है? इंडस रिवर का पार्ट है। श्री रामचंद्र की जय, ऐसे याद कर लो। अब बी कैसे याद करो? तो बलराम चंद्र की जय कर दो। अब के कैसे याद करो? की जय, किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है ना। तो अल्टीमेटली इंडस की हुई ना। किशन गंगा झेलम में डालती है पानी और झेलम इंडस में डालती है, तो परफेक्टली हो जाता है। जिसको जैसे याद रखना है ना, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। हाँ, ये क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, अरेंज करने बोल देगा, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ये है किशन गंगा ना, किशन गंगा, किशन गंगा। अब कौन सी नदी कहां से निकलती है सारे के बारे में अभी देखने वाले हैं, इंडस रिवर के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे आज। हाँ, इंडस की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है ना, सारे इंडस के ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे शिवनाथ है, महानदी का पार्ट है ना। हाँ, वो सारा सारा किसका पार्ट है? आपके शिवनाथ का। हाँ सॉरी, शिवनाथ महानदी का पार्ट है ना। तो वैसे ही ये सब किसका पार्ट है? इंडस का पार्ट। नहीं, सारा नहीं, बस्तर में इंद्रावती है, वो गोदावरी का पार्ट है। छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट में सोन नदी है जो कि गंगा का पार्ट है ना। तो हमारे पास गोदावरी का भी पार्ट है और हमारे पास गंगा का भी पार्ट है। तो ठीक है, तो हम लोग जाते हैं अपने स्लाइड पे। तो ये जो नदियां हैं, पंच नद बोलते हैं इसको, है ना, पांच नदी, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पंच नद। इंडस नदी जो है ये वर्ल्ड के टॉप के रिवर्स में से आती है, जिसमें से तीन मैंने बोला ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े नदियों में से आते हैं जो फॉर्चुनेटली हमारे पास हैं। तो अराउंड 1/3 ऑफ इंडस बेसिन, इंडस का जो 1/3 बेसिन है
या तो बोलना चाहिए कैचमेंट एरिया, वो कहाँ पे है? इंडिया में है। और उसमें भी कहाँ कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना। बाकी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब 2/3 पार्ट हमारे पास नहीं है, 1/3 पार्ट बस हमारे पास है इसका। तो इंडस रिवर कहां से निकलती है? इसका नाम है बुखार, बुखार, है ना, बुखार छू, जो कि तिब्बतियन रीजन पे है, कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन पे, कैलाश पर्वत पे। ये बुखार छू जो है, इसका ये हिमखंड का नाम है, ग्लेशियर का नाम है। ठीक है ना, जैसे गंगोत्री जो है, किसका नाम है? ग्लेशियर का नाम है। वैसे ही बुखार छू किसका नाम है? ग्लेशियर का नाम है। ठीक है ना। ये ग्लेशियर क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उसी से तो नदी आ रही है, वही तो मेल्ट होके आएगी ना, है ना। तो इसलिए ये जो ग्लेशियर है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रादर देन माउंटेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर। ठीक है, कैलाश माउंटेन का ये पार्ट है। हाँ, अच्छा, ऑनलाइन से मैं पूछा ही नहीं अभी तक। नहीं, चालू है, चालू है। रुद्र, आवाज आ रही है ना? आवाज जा रही है कि नहीं? शीतल, आवाज जा रही है? सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ दीपिका। ठीक, तो इंडस रिवर के साथ ये है कि इंडस रिवर J&K में एंटर करती है, वहां से ओरिजिनेट होती है एक्चुअल में, है ना। ये लद्दाख और जस्कर के बीच में फ्लो होती है। अब ये आगे जाके जस्कर रिवर, है ना, जस्कर रिवर से मिल जाती है। तो जस्कर जो है, वहीं पे जाके देखते हैं सीधा से आपको। अच्छा, हाँ हाँ, तो देखो, इंडिया का यहाँ पे काराकोरम, फिर लद्दाख और जस्कर, है ना, KLZ, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, है ना, 3 माउंटेन है। ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ठीक है, नॉर्थ साउथ का अगर कोई अरेंज करने देखा तो देखो ये अल्फाबेटिकल है ना, के पहले आता है, फिर एल आता है, फिर जेड आता है ना, है ना। तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, जिसमें से जस्कर जो है, ये माउंटेन रेंज का भी नाम है और रिवर का भी नाम है, पर्वत का भी नाम है और नदी का भी नाम है, ये याद रखना। और जस्कर जो रिवर है वो भी ट्रिब्यूटरी किसकी हुए? इंडस की। वो भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इंडस की एक और ट्रिब्यूटरी है जो है, जिसका नाम है श्योक, है ना, श्योक। जैसे अगर आपको याद होगा, इंडस रिवर बनने गंगा बनने से पहले अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनाती है, कभी सुना होगा कभी। वैसे ही इंडस के बनने से पहले की रिवर का ये नाम है, जो मैं अभी दिखाऊंगा अभी, है ना। तो उस समय आपको ये क्या याद रखना है? BA, कौन कौन सा? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा के लिए, है ना। और अभी के लिए मैं बता रहा हूं श्योक और जस्कर। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा ये देखेंगे हम लोग। तो अब ये समझ गए पोजीशन कहाँ है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। ठीक है, अब मैं जब बताऊंगा कि काराकोरम लद्दाख के बीच से जा रही है तो आप समझ जाओगे। ठीक है ना। तो हाँ, तो आफ्टर एंटरिंग J&K, जम्मू कश्मीर में जब एंटर करती है,
ये लद्दाख और जस्कर के बीच से फ्लो होती है, समझे ना, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, तो लद्दाख और जस्कर के बीच से फ्लो होती है। और जस्कार पर्वत से ही, जस्कार रेंज से ही एक और नदी निकलती है, कौन सी, जस्कर रिवर। तो अब देखो जस्कर के ऊपर कौन सी थी, है ना, नहीं ठीक है, लद्दाख तो है, जस्कर के ऊपर में लद्दाख है, और लद्दाख और काराकोरम, समझ गए ना। तो अभी जो इंडस रिवर कहां से आ रही है, लद्दाख और जस्कर से। अब यही जस्कर से एक नदी मीट करेगी इंडस से, है ना, जस्कर रिवर। तो जस्कर रेंज से जो नदी निकल रही है वो जस्कर रिवर हुई, है ना, जो उसी इंडस के साथ मैच कर जाएगी। ठीक है, तो आपको, ठीक है, थोड़ी देर में मैं आपको मैप भी दिखाने वाला हूं। हाँ, इंडस रिवर को तिब्बत में सिंगी खम्बन भी बोलते हैं, लॉयंस माउथ, है ना, सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन, ठीक है ना, सिंगी खम्बन। लॉयंस माउथ, ये क्या है क्या है, उन लोगों के कल्चर में कुछ ऐसा है कि कुछ जैसे हम लोग ड्रैगन वगैरह सुनते हैं ना चाइना में, है ना, वैसे क्या लॉयन के माउथ से कुछ वाटर निकलता रहता है, इस टाइप का उनका कुछ ये है ना। तो जहां से पानी निकलता है उस जगह के माउंटेन का उस टाइप का स्ट्रक्चर है जहां से पानी निकल रहा है, तो वही है। हाँ, जोग्राफिकल उसके कोई मैच करता है उसके जैसे, है ना, वैसा मैच करता है। अब मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, वहां से इसकी सारी ट्रिब्यूटरी के बारे में थोड़ा सा देखना। अब यहां से आओ, एंटर करो, है ना, जम्मू कश्मीर में एंटर की इंडस रिवर, जम्मू कश्मीर में बोकाहार छू था, है ना, ग्लेशियर, वहां से एंटर की। इसके बाद कौन सी रिवर मिली, जस्कर मिली, ठीक है, और ये किसके बीच में फ्लो हो रही होगी, ये लद्दाख है, रुक जाओ ना, इसको रेड से करते हैं, ये लद्दाख है और ये जस्कर, है ना। तो इस माउंटेन से फ्लो होके ये इस पे मैच कर रही है, ठीक है ना, ये लद्दाख, लेह लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख। तो मैच ये देखो 90 डिग्री में मिल रही ना ये नदी नदी, क्यों पता है, क्योंकि जस्कर माउंटेन रेंज है, उसको जगह नहीं दिया तो बहुत दूर तक पैरेलल चला, इसके बाद फिर मैच मिल गया उससे, फिर आगे गई इंडस रिवर, फिर इसके बाद कौन सी नदी से मिली, श्योक से मिली, ठीक है ना। श्योक का ट्रिब्यूटरी क्या है, नुब्रा, है ना, तो नुब्रा भी इंडस की ट्रिब्यूटरी हुई कि नहीं, है ना। जैसे चंबल यमुना की है और यमुना गंगा का है, तो चंबल गंगा का नहीं है ना, तो नुब्रा रिवर। फिर आगे जाता है, आगे जाके शिगार करके एक रिवर है, शिगार करके एक नदी है, उससे मिली, ठीक है ना, शिगार करके। फिर शिगार के बाद जिससे मिली उसका नाम है गिजार,
वहां पे ऐसा ग वाला जो वर्ड है वो यूज होता है। नहीं, हमेशा से उल्टा नहीं याद रखना है। ये ट्रिब्यूटरी है तो पानी इसमें आएगी, चाहे वो नॉर्थ टू साउथ जाए, चाहे वही मैं बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये मेन रिवर है, इसमें सारी नदी आके बहेगी, ठीक है ना। हाँ, इंडस में सारी रिवर उसी, इसलिए उसका ट्रिब्यूटरी नाम है, ठीक है। अब इसके बाद गिजार मिली, इसके बाद एक और रिवर मिली जिसका नाम है गिलगित। तो गिलगित एरिया का नाम पता होगा, सुना होगा, ये गिलगित एक नदी का भी नाम है। हाँ, नदी से उस एरिया का नाम रहा है, राइट, गिलगित। अब ये इंडस रिवर सीधा पाकिस्तान चली गई, है ना। कहां से ऐसे आई, सिर्फ पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पे इंडिया में ये मीट नहीं कर रही है किसी और नदी से। इंडिया में इस इंडस का सिर्फ इतना ही पार्ट था, बट उस इंडस रिवर में पानी देने के लिए अब एक और नदी आएगी, ये है सतलज, है ना। यहां से सतलज ओरिजिनेट हुई, जो कि शिपकिला दर्रा, शिपकिला पास से हिमाचल से एंटर करती है ना। ये एंटर करते हुए पाकिस्तान में पहले रावी से मिलती है और उसके बाद यहां पे मिलेगी, है ना। देखो, पहले रावी, चिनाब, झेलम ये मिल गए, इसके बाद सतलज मिल रही है ना। ये एरिया का नाम क्या है, पंजनद। इस एरिया का नाम है पंजनद, ठीक है ना। अब देखो, सतलज के बाद अगली रिवर मैंने बताया था ब्यास, ब्यास, फिर है रावी, चिनाब, चंद्रा और भागा रिवर मिलके चिनाब रिवर बनाती है, चंद्रा और भागा रिवर, चंद्रा, भागा, चिनाब, ठीक है ना। फिर है झेलम, मैंने बोला था झेलम की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, किशनगंगा, ये झेलम। एक प्रकार से देखो, हाँ, झेलम रिवर इंडिया का बॉर्डर बना रही है, देख रहे हो, झेलम रिवर इंडिया का बॉर्डर बना रही है। मतलब यहाँ रिवर है तो यहाँ तो हाँ, ये नेचुरल बैरियर है, ठीक है ना। झेलम रिवर, झेलम रिवर कश्मीर वैली से आती है, कश्मीर की घाटी जो है उसमें से आती है, इसलिए और भी न्यूज में रहते हैं। हैदर मूवी देखा होगा, झेलम झेलम करके गाना है ना, अगर कभी देखा होगा तो। कश्मीर के वैली में, कश्मीर की घाटी में एक लेक है यहाँ पे कहीं पे, जिसका नाम है वुलर, है ना। और झेलम कश्मीर के वैली में है, और कश्मीर के वैली में ही एक लेक है, नदी है, नदी नहीं, झील है ना, उसका नाम है वुलर। तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, किशनगंगा इंडिया में एंटर की, बुखारछू से आके जस्कर मिली, जस्कर से आगे गई, इसकर श्योक मिली, श्योक से नुब्रा मिली हुई थी, फिर आगे गए शिगार, फिर गिजार, फिर ये आगे निकल गई, है ना। हाँ, गिलगित, गिलगित मिली, फिर ये आगे निकल गई, और यहाँ पे सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। हाँ, वही वाला। यहां तक क्लियर है ना सबको। तो थोड़ा आगे चलते हैं फिर। देश स्टोरी है। हाँ, डेंड्राइटिक पैटर्न करेक्ट है, ये डेंड्राइटिक पैटर्न है। हाँ, तो इंडस रिवर जो है अरेबियन सी में जहां पे मिलती है वहीं पे कराची है ना, कराची के पास वो इंडस अरेबियन सी में मिलती है। तो झेलम रिवर के बारे में समझते हैं, झेलम रिवर के बारे में स्पेशलिटी क्या है इसको देखते हैं। तो झेलम रिवर ओरिजिनेट कहां से हो रही है, ये ओरिजिनेट हो रही है पीर पंजाल, एक माउंटेन है ना।
इसके फुट पे, इसके पैर के पास एक एरिया है वेरीनाग करके, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो वेरीनाग, है ना, और पीर पंजाल से नीचे उतरती है। पीर पंजाल के बारे में मैंने बताया एक बार, है ना। और कहाँ जाती है? कश्मीर की घाटी पे, कश्मीर की वैली पे। ये वुलर लेक से फ्लो होते हुए जाती है, तो वुलर लेक मैंने बता दिया, वुलर लेक से फ्लो होते हुए जाती है और पाकिस्तान के पास कनेक्ट होती है एक गॉर्ज बनाते हुए। क्योंकि गॉर्ज क्यों? गॉर्ज एक ऐसा प्लेस है जहां पे दोनों साइड पे वर्टिकल माउंटेन है और बीच से नदी फ्लो होती है, तो उसको गॉर्ज बोलते हैं। जैसे अगर इसके बीच से फ्लो होगी तो ये दोनों बड़े बड़े वॉल हैं, इसके बीच से फ्लो हो रही है, तो उसको गॉर्ज बोलते हैं। तो ये झेलम रिवर चिनाब से मिलती है ना, करीब एक प्लेस है झंग करके, है ना, उस जगह पे मिलती है पाकिस्तान में। पर इंडिया में मिल रही है क्या? ये नहीं मिल रही है ना, ये पाकिस्तान में मिल रही है। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक गूगल मैप में जाते हैं और देख के आते हैं कि वाकई में हो क्या रहा है इसके साथ। आ, बस हाँ 5 मिनट का झेलम रिवर के घूम के आ जाते हैं, फिर उसका खत्म कर देंगे। गुदगुदा रहे थे। अरे अब इसको अच्छे से देखो। ये अभी आप जहां पे हो वो कश्मीर का वैली है ना, कश्मीर की घाटी है। हम्म देखो, ये जो बीच में प्लेस दिख रहा है ये कश्मीर का वैली है बीच में, यहां से लेके ये वाला एरिया, ये कश्मीर की घाटी है ना। यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय मतलब हिमाद्री, है ना। यहाँ पे पीर पंजाल है और इस दोनों के बीच में है कश्मीर की घाटी, कश्मीर का वैली, जिसमें बनिहाल, अनंतनाग, पुलवामा जिसमें अटैक हुआ था, है ना, सोपोर, गुलमर्ग, बारामुल्ला, ये सब ये एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया पे है। इसी एरिया पे वुलर लेक है। और यहाँ पे श्रीनगर जो कैपिटल है, ठीक है ना। हम्म
हाँ घाटी में है, उसी कश्मीर के वैली में। अब देखो ये यहां से होते हुए नदी आ रही है, देख रहे हो, देखो ना। हम लोग ने क्या पढ़ा था, कहां से ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर? नहीं यार, ये गलत जगह दिखा रहा है, एक और वेरीनाग होगा। अरे होटल चला गया, ये होटल है एक्चुअली। हाँ तो देखो ये पीर पंजाल रेंज है ना। अब ये व्हाइटिश क्यों दिख रहा है? बर्फ है करके, स्नो है करके, है ना। अब देखो ये पूरा मेल्ट होके आपको ना ये ब्लूइश कलर दिखने लगेगा, मतलब यहाँ पे वाटर हो गया है ना। ये सारा जो दिख रहा है ना, ये सारा पानी है। यहाँ पे देखो कुछ जगह पे वाटरफॉल बन गया, क्योंकि यही पानी जो है ग्लेशियर से मेल्ट होके यही पानी इधर आएगा। और यहाँ पे आपको श्रीनगर कहाँ पे दिख रहा है, देखना तो। इस साइड, हाँ श्रीनगर, ठीक है ना। देखो ये झेलम रिवर है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये वुलर लेक है। इस तरीके से ऐसे टर्न होते हुए, एक्चुअली में ये राइट से ऐसे आ रही है ना। इस तरीके से टर्न होते हुए ये बारामूला के पास से आते हुए यहाँ पे आपका पीर पंजाल रेंज से जो नदी है वो उसके साथ मिलती है। ये देखो ये ग्लेशियर है, यहाँ से ये मेल्ट होते हुए, ये जो ब्लूइश कलर है यहाँ से मेल्ट होते हुए ये अल्टीमेटली इसमें पानी में आती है, इससे मिलती है ये झेलम रिवर से। झेलम रिवर जो है ये इस जगह का सबसे मेन स्ट्रीम है, ये सबसे ज्यादा यहाँ का टूरिस्ट प्लेस भी है। और ये झेलम रिवर का इंपॉर्टेंस एक और चीज से होगा जब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस झेलम रिवर के बारे में ना थोड़ा सा और पढ़ के आना, जो मैंने आज क्लास में दिया है ना। झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये इसका इंपॉर्टेंस इस कश्मीर वैली पे क्या है, ठीक है ना। ये 3-4 चीजें पढ़ के आना है, क्योंकि ये कश्मीर वैली जो है ये एक प्रकार से सारे नदियों का और सारे लेक्स का डिपॉजिट वाला एरिया भी है। मतलब क्या है, हर एक नदी का अपना सेडिमेंट्स होता है, अपने अवसाद होते हैं, हर एक रिवर का अपना एक सेडिमेंट होता है, और इस लेक का भी अपना एक सेडिमेंट है। ये सारा सेडिमेंट डिपॉजिट होकर इस श्रीनगर वैली पे है, जिसके कारण से यहाँ पे जो वैली है बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, जिसके कारण से इस जगह पे एक केसर मिलता है जिसको सेफ्रॉन बोलते हैं, और इसका लोकल वैरायटी का नाम है जाफरान, है ना, जो इस जगह पे होता है। और इतना फर्टाइल है इसलिए ये वैली का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और ये फर्टाइल क्यों है, क्योंकि ये वुलर लेक और झेलम रिवर, इसके कारण से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, जिसको निकलना है निकल जाओ। जस्ट एक समराइज कर रहा हूँ, आपको निकलना है निकल जाएगा। समराइज ये कर रहा हूँ, आज जो हम लोग पढ़े थे, है ना, इसमें 2 टाइप के ड्रेनेज पैटर्न थे, है ना। एक था कॉन्कॉर्डेंट और दूसरा है डिस्कॉर्डेंट। तो हिमालय का जो रिवर है वो डिस्कॉर्डेंट है ना।
हिमालय के रिवर में 3 टाइप था, इंडस था, ब्रह्मपुत्र था और गंगा था, है ना। डिस्कॉर्डेंट में 2 टाइप था, एक था एंटीसीडेंट, है ना, और दूसरा सुपर इम्पोज्ड। एंटीसीडेंट में वो था रिवर पहले थी, बाद में माउंटेन आए, और सब्सिक्वेंट सुपर इम्पोज्ड में ये था कि पहले माउंटेन थे, बाद में रिवर ने कट किया, ठीक है ना। तो हिमालय के जितने रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट वाले हैं, है ना। गंगा पहले थी, बाद में ये माउंटेन्स बने। और मोस्ट ऑफ द माउंटेन हम लोगों ने देखा या तो ट्रेलिस की फॉर्म में 90 डिग्री पे कट कर रही है ना। ट्रेलिस की फॉर्म में पहले पैरेलल जाती है, फिर इसको 90 डिग्री पे कट कर रही है, और वो कट उसी जगह पे कर रही है जिस जगह पे एक और रिवर की स्ट्रीम मिल रही है, मतलब वो ट्रिब्यूटरी हुई, है ना, ये ट्रिब्यूटरी थी उसकी। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे हिमालयन सिस्टम में सबसे बड़ी रिवर में से एक रिवर है इंडस, है ना, जिसका 1/3 एरिया बस हम लोग के पास है, बाकी 2/3 पानी चला जाता है पाकिस्तान के पास। अब इंडस में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। इंडस जो है रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही थी? बोखारछू से, फिर जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। इसके बाद कौन सी नदी पहले मिल रही थी? जस्कर, है ना। जस्कर के बाद कौन सी नदी मिली? श्योक। इसके बाद कौन सी मिली? हाँ, शिगार, फिर गिजार, फिर गिलगित, फिर इसका इंडस रिवर चले गई अरेबियन सी में, है ना। अब नीचे से उसको सपोर्ट करने वाली सतलज रिवर आई, है ना, वो भी उसी कैलाश के पास से ही आएगी, मानसरोवर के पास से आएगी, है ना, जहां पर से इंडस ओरिजिनेट हुई थी वहीं पर से वो शिपकिला से इंडिया में एंटर की, और वो फिर पाकिस्तान में जाके रावी चिनाब से मिलके इंडस में मिल जाएगी। फिर सतलज के ऊपर में ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम, है ना। अब झेलम रिवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। झेलम रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग के पास। उसमें पीर पंजाल से अपनी नदी आती है, उसमें रिवर स्ट्रीम आती है, और वो बुलर लेक से होते हुए, कश्मीर वैली से होते हुए वो नीचे आती है। झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा, है ना। किशन गंगा एक प्रोजेक्ट भी है। झेलम का नदी को इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से वो पाकिस्तान का है, हम लोग उसका पानी यूज नहीं कर सकते, है ना, झेलम रिवर का। तो ये है, तो झेलम रिवर का इंपॉर्टेंस कश्मीर वैली से है। कश्मीर वैली 2 जगह के बीच में है, एक है ग्रेटर हिमालय, दूसरा है पीर पंजाल। इसके बीच में से कश्मीर वैली है, उसी के बीच में झेलम रिवर फ्लो होती है, ठीक है। आज का यही समराइजेशन है, ठीक। हाँ, कौन से? चिनाब ब्रिज से होते हुए जाता, हाँ। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट वहां पे 2 टनल बना है, एक बनिहाल पास के पास बना है, एक ना चिनाब के पास ब्रिज बना है, जो कि सबसे फेमस ब्रिज था चिनाब का, है ना, अब तक का। उस एरिया पे क्यों बना है इसके बारे में देखोगे ना, तो एंटर करने का, कश्मीर वैली में एंटर करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है, नीचे से आप देखोगे सारे साइड से माउंटेन से कनेक्टेड है। बाय द वे किसी ने उस एरिया को तोड़ दिया, मतलब बैरियर क्रिएट कर दिया बनिहाल के पास, तो वो कश्मीर पूरा सेपरेट हो जाएगा, जम्मू अलग हो जाएगा। इसलिए वो बनिहाल पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उधर से हम लोग चिनाब से कनेक्टिविटी करने के लिए कर रहे हैं, और इधर पे बनिहाल से। तो कश्मीर में एंटर करने का 2 तरीका, एक चिनाब और एक बनिहाल। हाँ, अभी दिखाएंगे ना बनिहाल, है ना, अगले क्लास में। तो हाँ, वही बनिहाल ही एक एरिया है जहां से कश्मीर में एंटर कर सकते हैं, ठीक। हाँ, नोट्स लेते जाना।